खा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। ये लोग इसी को ही जमहूरियत समझते हैं, ये लोग इसी को ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे उनकी जानशीनों में। आजकल सोशल मीडिया में नौजवान नस्ल फिर से तारीख के पन्नों को खोल रही है। नौजवान नस्ल हमारी तारीख में जाकर एक एक वर्क उलट रही है और देख रही है कि क्या सच्चाई है। वो खुद उसको इतना शऊर आ गया है कि वो खुद जज कर रही है कि तारीख में जो हुआ था वो सही था कि गलत था। 1970 की दहाई के औराक हमारे सामने खुलते जा रहे हैं। रोज़ाना एक नई खबर, एक नया रिव्यू 1970s के हवाले से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ी सी स्टडी की जाए, थोड़ा पढ़ा जाए। तो मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुजरा फ्राइडे टाइम्स। उसमें लिखा हुआ था, उसका टाइटल कुछ इस तरह था, अगर मैं उर्दू में बताऊं तो वो ये था कि किस तरह 1971 जो सकूते ढाका का वाक़या, उसके हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया गया। और उस आर्टिकल में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने लोगों से स्टेटमेंट्स ली थी जिन्होंने तारीख को पढ़ा है और समझा है। उनमें से एक दो स्टेटमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। ऑथर यासिर लतीफ़ हमदानी कहते हैं कि पहले मैं समझता था कि मुजीबुर रहमान गद्दार हैं, लेकिन जब मैंने पढ़ा, देखा, हक़ाइक़ को जांचा तो मुझे पता चला मुजीबुर रहमान तो जो लाहौर की करारदाद थी उसको उसकी असल रूह के साथ इम्प्लीमेंट नाफिज करना चाहता था, तो वो गद्दार कहाँ से हो गया। यहाँ पे एक मारवी सरमद का नाम आपने सुना होगा कि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। वो कहती हैं कि जब मैंने बहुत देर से बांग्लादेश की हिस्ट्री को, जो सकूते वाक़या का ढाका हुआ, वो मुझे काफ़ी देर से समझ आया, लेकिन जब मैंने समझा या पढ़ा तब मुझे ये पता चला कि अल बदर और अल शम्स जैसी तंजीमें बनाई गई थी ईस्ट पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और जब मैंने ये लाइन पढ़ी अल बदर और शम्स, तो मुझे इमरान खान की स्पीच याद आ गई जिसमें वो डिस्क्लोज करता है प्लान सी, जिसमें वो कहता है कि अल बदर तंजीम को हायर किया गया है मुझे कत्ल करने के लिए। फिर मैंने सोचा कि जब अल बदर के नाम आ गया है तो चलो उसकी हिस्ट्री मालूम करें कि अल बदर क्या है, ये कैसे फॉर्म हुई, क्यों इसका उससे लिंक शुरू होता है और अभी तक अल बदर मौजूद है और अभी तक उसको उसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अल बदर को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में टेररिस्ट और पॉलिटिकल किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अब अगर इमरान खान ने नाम लिया है तो वो भी उसका कत्ल, यानी कि एक पॉलिटिकल किलिंग के लिए ही उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अल बदर के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल की जाए, तो मैंने अल बदर सर्च किया। और आप सबको ये पता है कि जैसे ही कुछ भी सर्च करो सबसे पहले विकिपीडिया हमारे सामने आता है। तो विकिपीडिया में लिखा हुआ था उस बारे में, मैं विकिपीडिया की बात बता रही हूँ। वो लिखता है कि ये पैरा मिलिट्री फोर्स है जो कि 1971 में जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने बनाई थी, और उसका काम था पॉलिटिकल किलिंग और टेररिज्म, और इसमें स्कूल के बच्चे और मदरसे के बच्चे शामिल किए गए थे। ठीक है, अब दोबारा से जब ये हिस्ट्री आ रही है, लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो वो जज कर रहे हैं। पहले जब एक ISPR जो है ना एक ट्वीट करता था तो हम सब जो है वो पागल हो जाते थे कि यार वाह हमारा इदारा क्या बात कही है, उसके एक एक गाने पे हम लोग झूम जाते थे। लेकिन अब नौजवान नस्ल में इतना शऊर आ गया है कि वो हक़ाइक़ को ख़ुद जज करना चाह रहे हैं। वो हक़ाइक़ के, वो आपकी हिस्ट्री के, वो आपकी तारीख़ के पन्ने उलट उलट कर एक एक चीज़ को, एक एक इदारे को, एक एक शख्स को जज कर रहे हैं कि किसका क्या किरदार था, किसका क्या किरदार था पाकिस्तान को बनाने में और किसका क्या किरदार था पाकिस्तान को बिगाड़ने में। आज के मौजूदा हालात में फिर आप पाकिस्तान को उसी ज़ख्मी हालत की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो ज़ख्म जो हमने 1971 में खाया था। वही हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, वही अफरा तफरी, वही क्योस, कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर है। निज़ामी नारकी की तरफ मुल्क को ले गए हैं। मईशत देखें तो मईशत तबाह है। पहले तो आटे की किल्लत थी, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दालों का भी सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रह गया, क्योंकि कंटेनर्स खड़े हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास इतने डॉलर नहीं है कि हम उनको वहाँ से उतार सकें। हमारे पास हर्जाना भरने के तो पैसे हैं, लेकिन हमारे पास कंटेनर से दालें उतारने के लिए पैसे नहीं है। वो इसहाक डार जो बड़ी शान और अकड़ से सरकारी जहाज़ से उतरा था और जिसने अपनी सारी तनख्वाह ले ली थी, सारी पेंडिंग करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले ली थी, आज वो कहता है जी पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के ज़िम्मे है। तो भाई आप क्यों आए थे? आपने
किस लिए ये जिम्मेदारी ली थी? आपने क्यों कहा था कि डॉलर को और IMF को मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे कोई नहीं समझ सकता? आज आपने मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया है। आपने कल की अपने बड़ी आपने कोई कॉन्फ्रेंस की या लाइव खिताब किया, उसमें आपने कहा हमारे पास 2 ऑप्शन थे, सियासत या रियासत, और हमने रियासत को चुना। आपने रियासत को बर्बाद करने के लिए चुना। आपने अपनी सियासत तो ख़त्म कर ही दी है, लेकिन आपने रियासत को भी बर्बादी के दिहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मईशत हमारी तबाह है, मजाक हमारा बना है, इंटरनेशनल मीडिया मजाक उड़ा है। यहाँ के इंडियन मीडिया जहाँ के आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बंदा कह रहा है कि जी पाकिस्तान अपने एटमी असासे बेच रहा है क्योंकि उसके पास खाने को रोटी नहीं है, बेचारे बड़े बुरे हालात में। और वो अपने आवाम से कहता है कि जी हमें पता है कि इंडियंस पाकिस्तानी से नफरत करते हैं, लेकिन अभी प्लीज़ आप नफरत मत करें, बेचारे बड़े बुरे हालात में, आप उनसे हमदर्दी कीजिए। उनके हालात तो इतने अबतर हो गए कि उनके पास खाने को रोटी नहीं और अब वो बेचारे अपने असासे बेच रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अभी लाखों रुपए की मशीनरी जो है इस्तेमाल करेंगे मरियम बीबी के इस्तकबाल के लिए। क्योंकि मरियम बीबी आ रही। मरियम बीबी पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि उस वक्त आती तो उन्हें पता था कि ना उनको वो प्रोटोकॉल्स मिलने हैं, ना वो पुलिस की नफरी होगी, ना कोई सरकारी मशीनरीज होंगी। तो जब उन्होंने अपना एक जानिबदार वज़ीर आला आ गया तो उन्होंने भी कहा कि अब मैं लैंड करती हूँ। अब वो लैंड करेंगी, मशीनरी उस मुल्क में लाखों रुपए के पाकिस्तानी कौमी ख़जाने से पैसे इस्तेमाल होंगे, उस कौमी ख़जाने में जहाँ लोगों के लिए आटा और दाल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। अब मरियम बीबी का आना क्यों है? क्योंकि जिस तरह प्लान चल रहा है, जिस तरह बातें हो रही हैं कि जी प्लान ये है कि सबसे पहले नेशनल असेंबली का इलेक्शन करवाया जाएगा जिसकी कैंपेनिंग करेंगी मरियम बीबी। अगर तो नेशनल असेंबली में अब हमने क्लीन चिट जो है देनी है नवाज शरीफ को और हमने जो है वाइट वॉश करना है PTI का, किसी भी तरीके से PTI का वाइट वॉश होगा और फिर हम जाएंगे जी प्रोविंशनल इलेक्शंस की तरफ और फिर नवाज शरीफ भी आएंगे। लेकिन इन केस हम PTI का मुकाबला नहीं कर पाते तो अब उनका प्लान 2 क्या होगा कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और उसको लिंगर ऑन करेंगे, हम जितना मर्जी डिले कर सकें और हालात ऐसा पैदा कर देंगे कि हम इमरजेंसी की तरफ जा सकें। अब जब आप इमरजेंसी की तरफ जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर मैंने आपसे वही सवाल पूछा था कि बाकी जितनी भी जमातें हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, वो एक्सेप्ट करेंगी इमरजेंसी को? तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है जहाँ सारे निज़ाम नंगे हो गए, सब कोई नंगा हो गया, वहाँ ये सियासी जमातें भी नंगी हो चुकी हैं। उनके भी जो बयानिए थे जमहूरियत के हवाले से वो सब कहीं दफन होते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आसिफ जरदारी को का नाम लेकर मैं बताऊँगी कि उन्होंने इनिशियली अपोज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इमरजेंसी न लग गई तो तमाम सियासी पार्टी लपेट में आ जाएंगी, लेकिन उसके अलावा तमाम PDM बशमूल PMLN जो कि वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर उतरती है और हर दफ़ा इसी का बयानिया लेकर उतरती है और आमरीत के ख़िलाफ़ फिर आवाज़ उठाती है, तो वो भी कहती है कि इमरजेंसी के हमें बचाया जाए। जब हम हुकूमत में हो तो हमें लूट मार करने देनी चाहिए जाए और जब हम हुकूमत से बाहर जाएँ तो हमें एक सेफ़ पैसेज दिया जाए। तो अभी उनको एक सेफ़ पैसेज चाहिए और वो इमरजेंसी की सूरत में उनको चाहिए, चाहे मुल्क तबाह हो जाए लेकिन उनको एक सेफ़ पैसेज मिलना चाहिए। तो उनका जो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, वो एक झूठ और फ्रॉड में मुबनी था। किधर है नवाज़ शरीफ, कहाँ है ये सारे? सिर्फ एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए सिर्फ नवाज़ शरीफ को मुकाबले से, मतलब नवाज शरीफ मुकाबले से डर रहा है ना। इमरान खान भाई तुम में इतनी हिम्मत है, तुम्हें लगता है तुम ठीक हो, तुम्हारी नैरेटिव्स स्ट्रॉन्ग हैं, तुम्हारे बयान है स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में और मुकाबला करो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा मुकाबला क्या है? तुम्हें पता है कि तुम इमरान खान से हार जाओगे, तो आप लोगों ने कहा कि इमरान खान को ये ख़त्म कर दो ताकि जो है हम आएँ और आराम से तख्तनशीन हो जाएं। और आखिर में जो मैंने शुरू में नज़म पढ़ी थी ना, उसके 2 अशार पढ़े थे, उसका आखिरी शेर से मैं अपना ये ख़त्म करना चाहूँगी कि यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों में। अल्लाह हाफिज़।